डॉलर चलता है अमेरिका का। इससे पहले किस देश की करेंसी चलती थी? सन 1844 के पहले ब्रिटेन का पाउंड चलता था पूरी दुनिया में। क्या चलता था? पाउंड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में लगभग अमेरिकी डॉलर चल रहा है, और अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में राज कर रहा है, जिसको यूएसडी कहते हैं। आप देखो, नॉलेज ही आपको जिताएगा। और ये जो चीजें है ना, कई बार मैंने स्टडी करने के बाद, चीजों को समझने के बाद मैं आप लोग के बीच में बात रख रहा हूँ। और खाली आप ओरिजिन करेंगे, एल्जिनेस करेंगे, तो वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, लोगों के दिमाग में बड़ा विजन, बड़ा सेल नहीं निकाल पाएंगे। आपको समझना होगा इकोसिस्टम फाइनेंस का ट्रेडिशनल क्या और कैसे काम करता है। तो पूरी दुनिया में चलता है यूएसडी, अर्थात अमेरिकन डॉलर, और इससे पहले चलता था पाउंड चलता था। और आज आप लोग को पता है कि हमारा देश जो भारत है, वर्ल्ड बैंक अर्थात अमेरिका के कर्जदार हैं। क्या आप लोग को पता है कितना कर्जा में आज हम लोग हैं? हम्म, चलो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। और ये मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि हम इस इंडस्ट्री में कितने सेफ हैं। आज जो भारत है, भारत जो है ना, विश्व बैंक के कितने कर्जदार हैं? कर्जदार है ना। ग्राफ बताएं, ग्राफ देखते हैं क्या बोलता है ग्राफ। आप सभी लोग जानते होंगे अमेरिका के 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, और पूरी दुनिया को उसने प्रभावित किया था, ठीक है। सन के हिसाब से लिख देता हूँ। सन कौन से सन में कितना कितना था, वो अगर ग्राफ बता दे तो ग्राफ ही बता रहा है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ सही तरीके से नहीं है, चलो। अ, अभी देखिए, अभी टोटल है, हम लोग लगभग 38.74 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्जे में 2024 का पूरा मैं लिख देता हूँ इसको। 1990 से अब तक जब ये मैं ग्राफ देखता हूं तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, ये। अब देखिए आप, ये ठीक है ग्राफ है, ये अरब मिलियन डॉलर है। 21, 25, 26, 37, 27, 23, 27 और 38। हम लोग लगातार लगातार विश्व बैंक के कर्जदार हो रहे हैं। और आप सभी लोग को पता होना चाहिए, अगर ये कर्जा लगातार बढ़ता गया, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका हमारे संसाधनों पे, हमारे जमीन पर, हमारे भूभाग पे भी वो कब्जा कर सकता है। अगर आपका कोई कर्जा लगे और बार बार बढ़ते जाए और वो ना दे पाए, तो आप क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, कब्जा करेंगे। और एक समय ऐसा भी गवर्नमेंट नीति निकाल सकती है। अगर एक नीति आप जानते होंगे, चकबंदी करके आया था, जिसमें किसानों की जमीन अलग अलग जगह था उसको एक किया गया, और साथ ही जिसका ज्यादा था उसको गवर्नमेंट ने अपने अधिग्रहण में भी कर लिया था। तो कोई आश्चर्य मत करना भारतवासियों, अगर गवर्नमेंट या भारत सरकार एक नियम निकाल दे कि आपके बैंक से, प्रति बैंक अकाउंट से 20-20 हजार कटेगा, या आपका जो भी जमीन है उसका 20% हिस्सा गवर्नमेंट लेगा और बेच के वर्ल्ड बैंक को कर्जा छूटेगा, तो कोई भी आश्चर्य मत करना। ये हो सके अभी हो जाए, कभी भी हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट की जब नीति निकलती है ना, जैसे रोड बनना है, आपका जमीन आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुआवजा ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कभी भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक का लगातार लगातार हम कर्जदार हो रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी ना, पूरी दुनिया को तोड़ दिया था कि हर चीज, हर संपत्ति को गवर्नमेंट ने अपने ट्रैक में रखी थी। और आज आप लोग को पता है, 2014 के बाद आई थिंक आपके पूरे आधार पेन हर चीज में जुड़ रहा है। गाड़ी लोगे तो लगेगा, जमीन लोगे तो लगेगा, अकाउंट खुलवाओगे तो लगेगा। हर एक चीज में आधार और पैन लग रहा है। आप चाहे
किसी भी तरीके से संपत्ति बनाए, चाहे गोल्ड लेंगे तो ही लग रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है, कभी आपने सोचा है? इसलिए कि कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो तो गवर्नमेंट के पास डेटा और रिकॉर्ड रहे कि आपके पास क्या और कितना है। आज हमारे देश के चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे फिर बड़े बिजनेसमैन हो, या वर्ल्ड के कोई भी व्यक्ति हो जो फाइनेंस को समझता है, वो अपने पैसे को क्रिप्टो फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ये बात कितने लोग को सच लगता है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, 5-6 साल पहले, अमिताभ बच्चन के पास इतना बिटकॉइन है ऐसा करके, 5-6 साल पहले, ठीक है। सचिन के पास कुछ ऐसा कुछ न्यूज आया था। आई एम नॉट अ कंफर्म, पर मैं न्यूज से पढ़ा था। और आज आप क्रिप्टो में अपना एसेट बनाने से डर रहे हैं। एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन और आंकड़ा रखना चाहूंगा। अगर आज से 3 महीना पहले, ज्यादा नहीं, 3 महीने पहले, अगर कोई व्यक्ति डॉलर परचेज किया रहता, क्या परचेज किया रहता, ये स्टेबल करेंसी है ना, स्टेबल करेंसी है डॉलर, ठीक है। मान लो 20 लाख का परचेज किया रहता, ज्यादा अमाउंट का नहीं बोल रहा हूँ, और उसका रेट था सर 95 लगभग, ठीक है। 20 हजार, ये गलत लिख रहा हूँ, कितना आता उसको लिख देता हूँ, ठीक है, 95। तो उसके पास डॉलर जो आता ना, 21,052 डॉलर आता टोटल, ठीक है। और आज डॉलर का रेट क्या है, किसी को पता है डॉलर का रेट क्या चल रहा है आज? चलो मैं आपको अपना बाइनेंस अकाउंट ही दिखाता हूँ, और डॉलर का रेट को आपको एक बस शो करता हूँ, क्योंकि कई लोग आज इल्जीनेस मांगते हैं रेट को लेकर, कई बार कंट्रोवर्सी करते हैं, या सर रेट कम लगाना। आज डॉलर का रेट क्या है देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। बैक करता हूँ, मेन पेज खुलेगा, ठीक है। ये, तो यहाँ पे जब भी आप बाइनेंस, और मैं हर एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, अगर बड़ा काम करना है, क्रिप्टो को, इंडस्ट्री को समझना है, तो आप बाइनेंस डाउनलोड करो, केवाईसी करो। ये है P2P करके एक ऑप्शन आता है, पर्सन टू पर्सन। इस P2P को जैसे ही पेज खोला है ना, इसको मैंने टिक किया, तो यहाँ पे यूएसडी का देखिए आप, क्या रेट चल रहा है, 107, 105 ये रेट चल रहा है, 106, ठीक है, ये रेट चल रहा है। अगर सेल करते हैं, तो सेल करते हैं डॉलर का भी रेट 104, 104, 104, 100। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे आप ना, तो क्या लिखा है, 842 रुपये बस का सेल कर सकते हैं। लिमिट क्या है, $10 का। तो ये तो बेचोगे नहीं इतना कम, ठीक है। नीचे वाले को देखोगे, तो यह क्या है, 3,021 रुपये का बेच सकते हैं, 104 डॉलर। तो एक आइडियल बेचने में 104 और खरीदने में 106 चल रहा है। तो अब मैं बताने चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति माल लेते हैं, ठीक है, 95 में लिया रहा था 3 महीने पहले, और 9 रुपए का प्रॉफिट, मैं 4 सेल आउट का रेट बोल रहा हूँ ना, बाय का नहीं, 104 सेल का रेट है ऑनलाइन ही। तो अगर मैं इसको 21, फिर से करता हूँ, 20 लाख, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि डॉलर में अर्निंग से क्या हो सकता है, इतना हो गया, और 9 रुपए का प्रॉफिट। आप 3 महीने महज 1,89,473 रुपए का इनकम कर सकते थे, सिर्फ स्टेबल करेंसी से। आज मैं बता दूं, पूरा वर्ल्ड में क्रिप्टो मार्केट गिरा हुआ है सर, पूरे वर्ल्ड में हर एक क्रिप्टो गिरा हुआ है। और इसका सिनेरियो आप देख सकते हैं, जैसे मैं बिट इसको हटाता हूँ, यूएसडीटी को, एक्शन नहीं हो रहा है। हम्म, बिटकॉइन, बिटकॉइन का आज रेट देख सकते हैं, अलग अलग पेयर है इसका, 97,980 डॉलर है, जो 1,23,000 डॉलर में ट्रेड हुआ है वो। पूरे क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का गिरना मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट को गिरना कहा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में भी अगर एलजीनेस अपने आप को बरकरार रखा है, इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। तो आप कुछ एक्सचेंज को लिख लीजिए और केवाईसी करिए, मेहनत करिए, अगर नहीं होगा तो क्वाइन डीसीएक्स और वजीर एक्स भी कर सकते हैं, हालांकि बीच में हैक हो गया था। क्वाइन डीसीएक्स करिए जो इंडिया का है, और बाइनेंस, इसको केवाईसी करिए। और 1 घंटा, आधा घंटा, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, कहाँ क्या करना है, अपने से टच कर करके पेन डायरी में लिख लिख के, कुछ यूट्यूब का वीडियो देख देख के समझिए आप। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आज आप, मेरा पर्सनल अनुभव है, बिटकॉइन में एसआईपी मारिए, हफ्ते का $100, $200, जैसा भी हो,
और मैं प्रिडिक्ट करता हूं अपने इस स्तर पे 2030 तक 2 करोड़ बिटकॉइन करेक्ट आईएनआर में जाने की संभावना है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। जिसको लगता है वो थंब वगैरह दे सकते हैं। अगर आप कंप्लीट क्रिप्टो को समझना चाहते हैं ना, तो इस पे अपना पूरा फोकस करो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री और इनकम करके टेक्निकल और डिजिटल देने वाली इंडस्ट्री सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री है। उसमें भी सबसे मास्टर है आपका एल्जिनेस ओरिजिन। ये बात कितने लोग समझ में आई? वो थंब वगैरह दे सकते हैं साथियों। स्टेबल करेंसी दो प्रकार का होता है, यूएसडीटी और यूएसडी। यूएसडीटी, एक मिनट फिर से मैं एक बार शेयर करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन इसको जब तक नहीं समझोगे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। समझिएगा मेरी बात को, जो मैं बात रखना चाहता हूँ। बैक करता हूँ। देखिए, पहला क्या है, पी टू पी में फिर से गया मैं। एक बोलते हैं यूएसडीटी। क्या बोलते हैं? यूएसडीटी। इसको चेंज करता हूं मैं, बिटकॉइन को। क्या है, कई बार टच हुआ। यूएसडीटी। यूएसडीटी स्टेबल करेंसी है। उसी प्रकार एक होता है यूएसडीसी। क्या होता है, लिखिए आप लोग। और ये देखो, यूएसडीटी को तेथर नाम की कंपनी ने बनाया है, और अलग अलग ब्लॉकचेन ने अपनी अपनी यूएसडीटी लॉन्च की है। उसी प्रकार एक होता है यूएसडीसी। यूएसडीसी देखो, इसका सिर्फ दो ही बाय और देखो सेल, ये कम चलता है, यूएसडीटी ज्यादा चलता है पूरी दुनिया में। इसका भी रेट लगभग, दोनों स्टेबल करेंसी है, ठीक है। और यूएसडी, यूएसडी को यूएसडीटी डॉलर कहा जाता है ना, सिर्फ यूएसडी जो फिजिकल करेंसी होता है ना। मैं भी शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूज होता था, यूएसडीटी क्या है, यूएसडीसी क्या है, ये यूएसडी क्या है। बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया, मेहनत किया, तब ये मेरे को समझ में आया कि तीनों थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। खैर, ये बातें क्लियर हो गई हो, थंब वगैरह देखना देना, क्योंकि देखो, खाली आप सिर्फ ओरिजिन को नहीं समझना है, ओवरऑल पूरा क्रिप्टो मार्केट को समझना है, क्या कैसे हैं। और इस पे आप पीएचडी करिए, स्टडी करिए, आप चीजों को चेक करिए थोड़ा सा। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने देश को लेकर, फिर मैं ओरिजिन में आऊंगा कि आज एलजीनेस सबसे सेफ मोड में क्यों आ गया है, और आपको पैसा क्यों कमाना चाहिए। आपको सर, अह, कम से कम, ज्यादा नहीं, 100 करोड़ का टारगेट लेके चलो कि मुझे अपने आप को तैयार करना है इसको कमाने में। और ज्यादा नहीं, 3 साल का समय लो। अपने पेन डायरी में लिखो, विजुलाइज करो, मेडिटेशन करो, और उस तरीके से अपने दिमाग को बड़ा करो। ये छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, ये छोटा मोटा फील्ड नहीं है। और उसके ऑनर सिर्फ आप रहोगे। दुनिया का कोई आदमी नहीं जान पाएगा कितना क्या एसेट है, क्योंकि हम जिस ब्लॉकचेन में पूरा अब आ रहे हैं, अनबी ब्लॉकचेन, वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन है। आप उसको चाहो तो ओपन सोर्स कर सकते हो, चाहो तो आप देखो, अभी जिसको भेजोगे उसको दिखेगा और आपको दिखेगा, कुछ समय बाद वो डिलीट हो जाएगा। टोटल एनोमस ऑफ प्राइवेसी ब्लॉकचेन है, और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में रिवॉल्वेशन लेके आ रहा है। ये छोटा मोटा आप जो है ना, 2026 में आप मेरी बातें सुन रहे हैं, सर छोटे मोटे दौर में नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन के दौर में है। चलो मैं थोड़ा देश की बात करता हूँ। देश में कुछ घटनाओं ने ना सर मुझे झकझोर दिया है। मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हो इन घटनाओं को लेकर। पहला केस, खान सर का एजुकेशन वाला केस। मुद्दा क्या था, कैसे, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। जिस भारत में शिक्षा देने वाले के ऊपर इतना एलिगेशन लग सकता है। खैर, कई बार लोग बोलते हैं कि, कई बार बहस भी हुआ है कि भारत देश अब रहने के लायक नहीं है, तो लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्था कैसे इंडिया में हो गया? हमारे देश में इतने क्रांतिकारी, इतने लोग शहीद हुए देश को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, आज क्या हो रहा है? और मैं देश की एजुकेशन व्यवस्था से बहुत चिढ़ा हुआ हूं मैं। हमको वो चीज पढ़ाया जा रहा है, वो चीज रटाया जा रहा है जिसकी हमारे जीवन में औचित्य नहीं है।
मैं तो कई बार बोलता हूँ फ्रिज बनाना सिखाओ ना यार, कूलर बनाना सिखाओ ना, मोटरसाइकिल बनाना सिखाओ ना। प्रैक्टिकली एजुकेशन नहीं है। कोई अगर आविष्कार करता है, इतने सारे आविष्कार होते हैं छोटे छोटे गांव में, उसको कोई प्रमोट नहीं करते, इतने अच्छे खिलाड़ी उसको कोई ओलंपिक्स में जाते नहीं, मतलब बहुत बड़ा सब तरफ खेल के अगर फंड निकलता है तो उसमें धान लिए भाई। मैं बड़ा परेशान हूँ। दूसरा भी हुआ है, आप लोग को शायद पता होगा कि नहीं, देखो स्पाइनल में क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों देश की बात करता हूँ? क्योंकि पैसे कमाने के उद्देश्य से सिर्फ अपने लिए सपने पूरा करना नहीं है सर, देश के लिए भी कुछ करना है। और देश के लिए वही कर सकता है जिसके पास जुनून हो देश सेवा के लिए। खाली वो बॉर्डर में जाके लड़ना थोड़ी देश सेवा है, या क्रांतिकारी बन के शहीद हो गए वो थोड़ी देश सेवा है सर। नहीं, जिसके पास जुनून रहेगा कि हाँ कुछ करना है देश के लिए, दूसरा जिसके पास नॉलेज रहेगा, बात करने का स्किल रहेगा, और पैसा रहेगा, पैसा, वही लड़ेगा। बाकी लोग तो रोजी रोटी में इतने मस्त हैं, देश क्या हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, तो पहला मुद्दा एक एजुकेशन को लेकर हुआ। दूसरा मुद्दा भी एजुकेशन को लेकर हुआ, जिसमें नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ। लगभग 15-16 विद्यार्थी ने सुसाइड किया सर। बड़े शर्म की बात है हमारे देश में। एग्जाम खैर ऐसा बच्चों को नहीं करना था, लेकिन सोचो तो क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी व्यवस्था के बाद भी लीक हो जा रहा है पेपर। और पेपर रिशेड्यूल हुआ तो कुछ लोग को गेट में एंट्री नहीं मिला, तो कई लोग का रो रो के बुरा हाल, ट्रैफिक जाम, गाड़ी खराब, वॉट एवर, आई डोंट नो। तो दो तो, और हमारे मिनिस्टर है, आप सभी जानते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान सर, एजुकेशन मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं इन लोग, समझ से परे है। चलो, तीसरा केस भी एजुकेशन को लेकर जुड़ा है। लखनऊ में जो 15 बच्चे आग से जलकर मरे, आपको लगता है आप पैसा सिर्फ अपने परिवार के लिए आपको कमाना है? गलतफहमी में है सर। असली क्रांति तो अब है, असली देश सेवा तो अब करने का मौका मिला है। हाँ, कोई करे ना करे, मैं तो करूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा नाम, मेरा पहचान एक अलग तरीके से आप देखेंगे। सिर्फ मैं बिजनेस के लिए अग्रेसिव और टाइगर नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त का थोड़ा सा इंतजार है। खैर, तो कितने लोग इस बात से सहमत है? 3-3 केस सर एजुकेशन को लेकर हुआ सर। बहुत बुरा लगता है, जिसको हम विश्व गुरु मानते थे, गुरुकुल प्रथा थी, आज क्या हो गया, एजुकेशन पूरा बिजनेस हो गया है, पूरा बिजनेस। खैर, नई उभर के आई चौथा केस कॉकरोच पार्टी, उनका भी मैनिफेस्टो 5 प्रकार का अलग अलग है। चलो अच्छा है, कुछ लोग तो सामने आ रहे हैं। और पांचवा केस हुआ बिहार में, जो एनकाउंटर हुआ भरतभूषण तिवारी का, वो भी बड़ा अजीब केस था। लड़के ने, खैर, देश बहुत अराजकता और अव्यवस्थाओं से गुजर रहा है। एक छोटा सा केस और, केतन अग्रवाल का मर्डर केस, तो समझ नहीं आता कि हमारी युवा पीढ़ी और देश कहाँ जा रहा है, और सरकार और नेता मंत्री इतने बड़े बड़े पद में जो लोग हैं क्या कर रहे हैं। मैं कई देश की स्टडी कर रहा था, अगर पता है एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है ना सर, थोड़ा सा अगर सुसाइड करते हैं, पूरा उस पे ना 5 प्रकार के कारण वाय लिखा जाता है। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। अब पूरी चीजों को खत्म किया जाता है। यहाँ कोई मर रहा है, कोई केस हो रहा है, 4 दिन आंदोलन हो रहा है, कैंडल जल रहा है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि पता है, सरकार और कुछ पूंजीवादी लोगों ने लोगों को ना रोजी रोटी में बिजी कर दिया है सर। सपने तो दूर की बात है, ईएमआई के जाल में इतना चक्रव्यूह बना दिया है कि आदमी उसको छुटाने के लिए काम कर रहा है। नॉलेज लेना नहीं है, बस यूट्यूब में मजाक, हंसी मजाक, हीरो हीरोइन देख के टाइम पास कर रहे हैं। अपना कोई आईक्यू, अपना सोच, कोई स्टैंडर्ड को लोग बढ़ा ही नहीं रहे हैं। पब्लिक को पता ही नहीं है कि क्यों कमाना है। बस लोगों को लगता है गाड़ी ले लूंगा, घर बना दूंगा, मैं विदेश यात्रा घूम लूंगा, बच्चों को पढ़ा लूंगा, बस यही सपना है। कहाँ गया देश सेवा का सपना? नॉलेज ले ही नहीं रहे हैं। कई लोग को तो ये सारे न्यूज पता ही नहीं है।
खैर, मेरी इस भावनाओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्रिप्टो बताइए, आप जिस काम के लिए उसको बताइए। खैर, लेकिन मेरा उद्देश्य है इंडिया को जगाना सर। मेरा उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है। इस दुनिया से चले जाएंगे याद रखना, सिर्फ बचेगा थी आपकी पहचान कि आपने दुनिया को क्या दे के गया। चलो, कुछ मैं यूट्यूब के चैनल्स बताता हूँ, फिर मैं अपनी बात एल्जीनेस में आऊंगा आराम से। बस 2 मिनट। ऊपर में देख रहे हैं ना सारे चैनल सब्सक्राइब है, लिखो डॉक्टर रिवेल श्रद्धानंद पाटिल, इसको आप देखिए। आप अगर देश को समझना है तो चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो या लिख लो। लेकिन अभी वर्तमान की इसकी वीडियो यूट्यूब में बैन हो गया है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, फेसबुक से देख सकते हैं जो लाइव अभी रील्स बना के आ रहे हैं। तो पहला ये बंदे को देखिए आप। दूसरा, देश को समझना है तो राजू दीक्षित जो आज इस दुनिया में नहीं है। भारत और यूरोप की सभ्यता, ये दो विषय में ट्रेनिंग देते हैं, भारत को संपूर्ण भारत बनाने के लिए और हेल्थ के लिए। और ये मैं बहुत इसको लाइक करता था। तीसरा, देवेंद्र बालधारे, ये हरियाणा से है, वन ऑफ द बेस्ट आज देश को लेकर काम कर रहे हैं। इनके 2 चैनल है, इनसे मैं मिलने जाने वाला हूँ। खैर, ये काफी ज्यादा आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और थ्रू राठी करके है ये बंदा, इसके वीडियोस को देखिए अगर उस देश को समझना है देश में क्या हो रहा है तो। मेरा मकसद है ना कि देश को बताना भी। और एक शुभांकर मिश्रा को देखिए आप, इस शुभांकर मिश्रा, इसके भी आधा एक घंटे का वीडियो देखिए सर। ये रील्स वगैरह देखना बंद करिए, देश को समझिए, देश की हालत को समझिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, वो लोग थंब वगैरह दे सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आपकी इच्छा। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, इस बिजनेस में क्यों आगे बढ़े। सिर्फ आपका जीवन आपका नहीं है, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, कई लोग गरीब हैं, कई लोग कर्जे, उनको भी बाहर निकालना है। लेकिन फाइनली उस देश से होना चाहिए देश को एक दिशा देने के लिए। मुझे लगता है पैसे में बहुत बड़ी ताकत है देश सेवा करने के लिए। देश जो गरीब है, जो रोजी रोटी के लिए जूझ रहा हो, क्या देश देश सेवा करेगा। अभी पता है, गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री वगैरह होता है उसको ना प्राइवेटेशन को दे रहा है। अभी यूपी में, अलीगढ़ में और लखनऊ में बहुत ज्यादा वकीलों ने हड़ताल किया। कई लाख लोग की रोजी रोटी की वाट लगने वाली है। ये बात कितने लोग जानते हैं, वो थंब वगैरह देंगे। बिना सोचे समझे, बिना पब्लिक से रिव्यू लिए लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है भाई। ठीक है, आपका घर नहीं जल रहा तो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चिंगारी तो आएगी, आपका भी घर जलेगा। चिंता मत करिए। बहुत अव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं, और जो कम पैसा कमाएगा ना, शोषित होता रहेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ऐसे सारे मुद्दों पे मैं 24-24 घंटे अपना वक्तव्य या बात रख सकता हूँ, बहुत ही नॉलेज के साथ, कैलकुलेशन के साथ और रिकॉर्ड के साथ। खैर, आज ओरिजिनल बिजनेस में आप सिर्फ रेट को देख रहे हैं सर, कि रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये एक रिवॉल्यूशन है, ये एक बदलाव है, रेट का बिजनेस नहीं है ये। और जो बदलाव लेकर क्रिप्टो आता है ना, वही सस्टेन करता है। जैसे आप सभी सुने होंगे, बिटकॉइन ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आया कि हाँ, हम अपने सेट को इस तरीके से भी डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। ठीक है, तो कोई ना कोई बदलाव लेके जब आती है ना क्रिप्टो ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो जो अनुबी ब्लॉकचेन है ना, वो एक रिवॉल्वेशन लेके आया है। जो क्रिप्टो में प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लेके आया है, क्योंकि क्रिप्टो में क्या है ना, अगर कोई इनकम कर रहा है ना, कोई भी इनकम कर रहा है, कोई कितना एसेट रखा है, मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा। वो एसेट को कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन में जाके ट्रैक कर सकता है। क्या कर सकता है,
ब्लॉकचेन में जाके ट्रैक कर सकता है कि इसके वॉलेट में कितना क्या है। मेरे ख्याल से वॉच वॉलेट भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ऐसे कई बार दिखाया हूं। तो ये एक्चुअल में जो लेके आया है ना, एक चीज को लेकर आया है, ये है प्राइवेसी, सबसे बड़ा चीज। तो ये जो लिखा है ना, इसको आप समझिए, इसको समझिए क्या लेके आया है। द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेसी प्रेसेसिव पब्लिक ब्लॉकचेन, मतलब ये प्राइवेसी, मतलब आपका पैसा सिर्फ आपको दिखेगा, आपका एसेट सिर्फ आपको दिखेगा। और ये नई नई चीजें ला रहा है, अभी कोई बटन ओपन नहीं होता है। प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट लेके आ रहा है, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर जानते हैं आप लोग, एक क्रिप्टो का आप रख सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो भी आ जाता है। इसको लिख लीजिए, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट। आप सर्च करिए, स्टडी करिए, गूगल में स्टडी करिए, चैट जीटीपी में, और अमेजोन वगैरह से, फ्लिप से आप मंगा सकते हैं। कैसे क्या काम कर सकता है, कई सारे वीडियो देखिए, है ना। प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन पेमेंट लेके आ रहा है ना। ऐसे करके बहुत सारा चीज, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लेके, प्राइवेसी स्टेबल करेंसी ए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और एक नया स्टेबल आई थिंक टोकन रहेगा, JRC20, जैसे BP20 है, TRC20 है, उसी प्रकार JRC20। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। तो इसको आप आज का प्रोजेक्ट मत समझिए, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके ना आपको चैट जीटीपी के द्वारा इसको बताने की कोशिश करूंगा। फिर मैं क्यों आज यहाँ पे खरीदना ज्यादा अच्छा है उसको लेकर मैं बात करूंगा। इस प्रोजेक्ट में किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलाव के दर में थोड़े पैनिक, थोड़ी अव्यवस्था होती है, इस चीज को मानता हूं। और इस बदलाव में जो व्यक्ति टिक गया, वही व्यक्ति बड़ा इतिहास रचेगा। और आज बाय करने का टाइम है, क्यों। एक वीडियो भी मैं 5 मिनट का दिखाऊंगा ओरिजिन से संबंधित। पहले इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। अवेकिन इकोसिस्टम, एल्जिनेस पर आधारित वेब 3 वित्तीय इकोसिस्टम का निर्माण, गोपनीयता सुरक्षित अनाम, है ना, एनोमस स्टेबल ए का निर्माण, उन्नत एल्गोरिदम तकनीक का उपयोग करके अवेक एक स्थिर और अनुमति मुद्रा जारी करने की प्रणाली विकसित करता है। यह लोगों को एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल जारी करने और उन्हें गोपनीय सुरक्षित एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन में बदलने, अर्थात मिंट करने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक केंद्रीय बैंकों पर निर्भरता कम करना है। अब एक दुनिया का पहला प्राइवेसी सुरक्षित स्टेबल के लिए क्रॉस चेन इंट्रैक्शन प्रोटोकॉल प्रस्तुत करता है, जिससे लेन देन के डेटा को गोपनीय और सुरक्षित सुरक्षा बेहतर होती है। डेफी 3.0 के प्रतिनिधित्व के रूप में अवेक नई एल्गोरिदमिक तकनीकों का उपयोग करके अधिक स्वतंत्रता, सुरक्षता और गोपनीय वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है। इसका अंतिम लक्ष्य एक एकीकृत वैश्विक वित्तीय इकोसिस्टम बनाना है। ठीक है। अब इससे संबंधित एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा कि आज जो एलजीनेस है ना, उसको लेकर कई लोग पैनिक हो रहे हैं, या कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या व्यवस्था है। आई थिंक यही वीडियो है। देखिए, आजकल ओरिजिन वर्ल्ड कम्युनिटी में ना एक अजीब सा शोर मचा हुआ है। एक तरह की बेचैनी है, एक डिस्कम्फर्ट महसूस किया जा रहा है। लगातार बातें हो रही हैं इन नए इकोसिस्टम मैकेनिक्स के बारे में। लोग काफी परेशान हैं कि आखिर ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो गए हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सिस्टम के ब्लूप्रिंट को डेप्थ में डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे ओरिजिन वर्ल्ड इटर्नल स्टेज के पीछे का असल सच। ओरिजिन न्यूज के सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही गहरी और मैं कहूंगी थोड़ी कड़ी बात लिखी है। ध्यान से सुनिएगा। महान फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का अंडरलाइंग कोड कभी भी लोगों को आरामदायक यानी कंफर्टेबल महसूस कराने के इरादे से नहीं लिखा गया था। ये शब्द शायद थोड़े चुभ सकते हैं, पर इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये बेचैनी कोई बग या गलती नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी डिजाइन चॉइस है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर इतनी बेचैनी क्यों? ऐसा है कि जैसे जैसे ये इकोसिस्टम अपनी आखिरी और सबसे ताकतवर फॉर्म की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ रेगुलेटरी वाल्व्स और अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स नेचुरली ट्रिगर हो रहे हैं।
और जब भी कोई सिस्टम इस रफ्तार से आगे बढ़ता है तो कम्युनिटी के ऊपरी हिस्सों में एक शोर और थोड़ी नासमझी पैदा होना बिल्कुल तय है। पहला प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसका सबटाइटल है फ्रिक्शन एज अ फिल्टर, यानी फिल्टर के रूप में घर्षण। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। अगर हम इन सारे जज्बातों को साइड रख दें और एक ठंडे मैथमेटिकल लॉजिक के मुताबिक सोचें, तो सोर्स मटेरियल इस फर्स्ट प्रिंसिपल को द इटर्नल स्टेज कहता है। $1 ट्रिलियन स्केल का डिफ्लेशनरी ब्लैक होल। इसका कोर डिजाइन कैसा है? ये एक ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस है जो शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स की फ्रिक्शन यानी रुकावट को जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकती है। क्यों? ताकि जो असली वैल्यू है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए और लगातार कंपाउंड होती रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन अनरीजनेबल या बिल्कुल बेतुके लगने वाले रूल्स की जरूरत ही क्या है? डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर टर्म्स में समझाता है कि जो रूल्स हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं वो असल में इन्फिनिट ओपन फ्री राइडर एक्सप्लॉइट्स को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। अंडरलाइन ट्रेजरी एक हाई कंकरेंसी क्रिप्टोग्राफिक टैंपरिंग एग्जीक्यूट कर रही है। सिंपल शब्दों में इस टेक्निकल फ्रिक्शन को जानबूझकर लाया गया है ताकि सिर्फ ठोस और असली वैल्यू ही सेडिमेंट हो सके। और यही चीज इसे अलग बनाती है। अगर आप ट्रेडिशनल वेब3 कॉपीकैट्स को देखें तो वहां एक पीपल प्लीजिंग अप्रोच होती है। हॉट मनी आती है और आसानी से चली भी जाती है। पर ओरिजिन वर्ल्ड का मॉडल इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ स्ट्रिक्टली ट्रू वन टू वन फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आम मैदान नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट वैक्यूम बनाने की तैयारी है जहां वैल्यू लगातार बिना रुके अक्यूमुलेट हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द रॉकेट ब्लूप्रिंट, जिसका सबटाइटल है ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। अब जो आप देखने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। सोर्स मटेरियल इन स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को समझाने के लिए एक बेहद शानदार रॉकेट एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। इस लॉन्च सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप, इकोसिस्टम अपनी अल्टीमेट फॉर्म के गहरे पानी में उतर रहा है। दूसरा स्टेप, इस दौरान जो जबरदस्त कैबिन वाइब्रेशंस और हाइपरग्रेविटी महसूस होती है वही असल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मैकेनिकल फ्रिक्शन है। और तीसरा स्टेप, साउंड बैरियर को तोड़कर एक एब्सोल्यूट वैक्यूम में प्रवेश करना। रिजिड रूल्स से लॉन्ग टर्म होल्डर्स को यही फायदा होता है कि ऐसी हाइपरग्रेविटी को झेलने के बाद ही $1 ट्रिलियन स्केल का सफर तय किया जा सकता है। तीसरा सेक्शन, द अल्टीमेट शिफ्ट, यानी वैल्यू ट्रांसफर। जैसे जैसे सिस्टम सख्त होता जाता है, जो लोग इस फ्रिक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो पैनिक में आकर अपने चिप्स सरेंडर कर देते हैं। और यहीं पर सोर्स दो तरह के लोगों के बीच एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड फर्क बताता है। पहले हैं मीडियोकर ऑब्जर्वर्स। ये वो लोग हैं जो आज के इमोशन से ड्राइव होते हैं, लो डायमेंशनल कर्व्स में फंसे रहते हैं और जरा सी हलचल से भाग खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ है इकोसिस्टम सॉवरेन्स। ये लोग टाइम की ग्रेविटी को वाकई समझते हैं। इनके पास एक इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग होती है और इन्हें पता है कि सरेंडर किए गए फ्यूचर डिविडेंड्स मुफ्त में उन्हीं लॉन्ग टर्म वैल्यू होल्डर्स को मिलेंगे जो फ्रंट लाइन्स पर एक स्टील जैसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ डटे हुए हैं। और अब चौथा और आखिरी सेक्शन, द एब्सोल्यूट कंसेंसस बियॉन्ड द इल्यूजन ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरैक्शंस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इन शॉर्ट टर्म इंटरैक्शंस के इल्यूजन से बाहर निकल आ जाता है तब जाकर एक एब्सोल्यूट कंसेंसस बनता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, कड़वी दवा ही असर करती है, ग्रेविटी को शब्दों की जरूरत नहीं होती। यहाँ ये बात जोर देकर बताई गई है कि शॉर्ट टर्म खुशी के लिए किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये ठंडे और आयरन क्लैड मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि फ्यूचर के उस विशाल कमर्शियल एम्पायर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या वक्त के इस गुरुत्वाकर्षण, इस ग्रेविटी ऑफ टाइम को सच में बर्दाश्त किया जा सकता है, या फिर बस इतिहास की धूल बन जाना ही एकमात्र नियति रह जाएगी? इस डिजाइन के जन्म लेने की पीड़ा को समझकर क्या खुद को इस सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है? याद रखिए, इस मैथमेटिकल ब्लैक होल के आगे आखिरी फैसला हमेशा समय ही करता है। साथियों, ये वीडियो आप लोग को मुझे तो लगता है कि अच्छा है कि जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप चीजों को जब तक नहीं समझोगे तब तक इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाओगे। ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टाइम विजन है और जो लॉन्ग टाइम टिका रहेगा वही व्यक्ति बड़ा प्रॉफिट बुक करेगा। अब देखिए, जो मैं आप लोग को दिखा रहा था
कि आज जो अवेक है, या जो हम कह सकते हैं अनुबी ब्लॉकचेन है, अनुबी ब्लॉकचेन पे जो एलजीनेस आया है, ठीक है, आज उसकी टिजरी फंड को देखे हैं आपने कभी? चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज ये इतना बड़ा ग्रोथ है कि दिमाग को हिला देने वाला है, कि महज एक महीने के अंदर कोई क्रिप्टो इतनी बड़ी लिक्विडिटी कैसे मेंटेन कर सकता है। तो मैं पोलीगॉन को भी दिखाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिनल जीनियस खतरे से पूर्णतः बाहर निकल चुका है। जो बंद होने का डर, या स्कैम होने का डर, या लिक्विडिटी पूरा खत्म होने का डर, सारा डर खत्म हो चुका है। अब ये सेफ जोन में आ चुका है। जितने भी तूफान थे, भूचाल थे, सब खत्म हो गए हैं। इसलिए पहले का इंटरफेस आप देखिएगा रेड कलर था, अभी का पूरा इंटरफेस ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब होता है समृद्धि का प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके ट्रेजरी को देखेंगे। सर इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ट्रेजरी को, ट्रेजरी बैलेंस कितना है? 278.25 मिलियन है। मतलब आप सोच सकते हैं जो आपातकालीन फंड हम कहते हैं, है ना, वो फंड इतना बड़ा खड़ा कर दिया है महज एक महीने में। 278 दशमलव कितना, 25 मिलियन। आप लोग देखे होंगे, फिर से एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बता पाओ कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये जो है ना ट्रेजरी बैलेंस, अगर क्रिप्टो को आप समझते होंगे तो समझिए कि ये क्या है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि पोल का ट्रेजरी कितना है। पोल का भी ट्रेजरी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। यहाँ डैशबोर्ड में जाइए, उसके ट्रेजरी फंड को देखिए आप, ठीक है। इसका ट्रेजरी देखिए, रिस्क फ्री ट्रेजरी फंड। ये लिक्विडिटी अलग है। उसके अलावा आपातकालीन फंड जो 24 घंटे के अंदर आधा रेट जाएगा या $1 नीचे जाएगा, $1 होगा तो यहां से जो विड्रॉल चालू हो जाएगा, ऐसा है ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी लिक्विडिटी को चेक करते हैं, दोनों की लिक्विडिटी को डेक्स टूल में जाके। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और रेट पे भी मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझिए, फ्यूचर को समझिए कि ये आज और कल का नहीं है, ठीक है। मैं अनुबी का एलजीएस निकालता हूं, ठीक है। एक महीने में आप सोचिए इसका जो लिक्विडिटी 268.55 मिलियन है। कितनी बड़ी बात है। एक चीज और दिखाता हूं, चलो। यहां मैं ARK का दिखाता हूं। कई बार बात होती है ना, कई अलग अलग प्रोजेक्ट का। ARK, ये तो खैर इधर से करता हूँ, बैक कर देता हूँ एक बार पूरा। अब देखते हैं, ठीक है। ARK लिक्विडिटी जो मार्केट में चल रहा है बोलते हैं, ये देखिए इसकी लिक्विडिटी कितनी है। मैं जो प्लान, ये सारे स्केम प्लान है ना, ये कोई ऑथेंटिक लिक्विडिटी देखो ना सर, 63.39 मिलियन है। AIPF करके कुछ था ना, AIPF, देखो ना, ये सब स्केम प्लान है। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा स्केम प्लान है, फिर भी इनकी, बैक करते हैं पूरा एक बार और, फिर भी इनकी लिक्विडिटी दिखाने की कोशिश करता हूं। लिक्विडिटी कितनी, AIPF, जिसकी जितनी लिक्विडिटी बड़ी है सर, उतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट चलेगा और फंड सुरक्षित है। देखिए ना, लिक्विडिटी इनकी 9.46 मिलियन है। और आप बार बार सवाल उठाते हैं एलजीनेस ओरिजिन को लेकर। लिक्विडिटी और मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप देखो के में है। चलो अब मैं अनुबी का भी दिखाता हूं आपको। अनुबी का अपना एलजीनेस दिखाता हूं पहले। हम्म, अनुबी ब्लॉकचेन में इसका मार्केट कैप देखिए, बाप रे, 958.18 मिलियन। मार्केट कैप कैसा निकाला जाता है? दो चीजें सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी क्रिप्टो में, मार्केट कैप और लिक्विडिटी, और दोनों
इस एक महीने के अंदर जो हेलजिनस मर्ज हुआ है, ठीक है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी मार्केट कैप निकालने का तरीका है टोटल जो सप्लाई है, ठीक है, टोटल सप्लाई जो है या सर्कुलेट सप्लाई है उसको लाइव रेट से गुणा कर दो। ये जो है ना, ये सप्लाई, इसको गुणा कर दो लाइव रेट से। किससे गुणा कर दीजिए? इससे, लाइव रेट, ये तो आपका निकल जाता है मार्केट कैप। फार्मूला लिख लो, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? टोटल जो सप्लाई है या सर्कुलेट सप्लाई दोनों बराबर रहता है, उसको गुणा लाइव रेट से कर देंगे तो मार्केट कैप। मतलब एक कार 10 लाख का है तो 100 कार कितने का होगा, दोनों गुणा कर दो तो मार्केट कैप निकल जाता है। और अगर आप देखेंगे, चलो अब यहाँ पे आप इसको टच करिएगा तो अनुबी ब्लॉकचेन में कौन कौन सा भी टोकन या कॉइन चल रहा है यहाँ पे, तो आपको निकल जाएगा उसमें टॉप का हमारा मार्केट कैप है। ये टच करिए अनुबी को, सिंबल दिख रहा है ना, उसको टच करिए तो निकल जाता है आपका जो भी टोकन या कॉइन चल रहा है। टच मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, एक मिनट, इसे एक बार टच करता हूँ। हम्म। अरे ये कुछ दूसरा दूसरा टच हो गया, एक बार बैक कर लेता हूँ पूरा सा, एक बार और शुरू से ओपन करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, पर छोटी छोटी चीजें हमको सीखना है, समझना है, तभी हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, इनका फ्यूचर को देख पाएंगे। थोड़ा सा नेट कई बार इश्यू हो जाता है, चलो आ गया। ये मैं सर्च करता हूँ। अनुबी को, अनुबी फिर से ओपन हुआ। अब यहाँ टच करता हूँ सीधा अनुबी को। हम्म, एक बार टच, बस अभी यही दो ही आ रहा है। खैर, सुबह सर्च किया था, सारा चीजें ओके हो रहा था। अब मैं थोड़ा सा पॉलीगॉन को दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीगॉन एलजीनेस, इसके भी मार्केट को लिक्विडिटी की देखेंगे तो बहुत ही बड़ी मार्केट कैप लिक्विडिटी। अच्छा याद रखिएगा, पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा भी पॉलीगॉन से अनुबी, तो पोल का मार्केट कैप और लिक्विडिटी कम होते दिखेगा आपको, अनुबी का बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये भी मार्केट कैप इतना बड़ा लेके बैठा है अभी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका फंड एकदम सेफ है और आपका एलजीनेस रोज का रोज ग्रोथ हो रहा है और बढ़ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये टच किया, ये टच हुआ, वो नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे। तो ये जितने भी पोलीगोन पे चलता है टोकन या क्रिप्टो, उसका पूरा मार्केट कैप दिया है, देखिए सर। ए आई पी एफ का 1.1 है, ठीक है, ऐसे करके। और हमारा मार्केट कैप पोलीगोन में सबसे अधिक है। वहां मैं उसमें अनुबी भी दिखा रहा था, अनुबी का खुल नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे, आप देख सकते हैं। तो पोलीगोन नेटवर्क में चलने वाले में जितने टोकन या करेंसी है, सबसे बड़ा मार्केट कैप हम लेके बैठे हैं और हम डर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उस जो कुछ चीज निकाला था मैं उसको चेक करने के लिए यहाँ को टच करना रहेगा बस। यहाँ टच कर देते हैं तो रिकॉर्ड उसका निकल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये चीजें बताती है कि हम कितने सेफ चीज में हैं। अब एक बात आती है कि आज सर मैं अगर लेता हूं, लाइव रेट है 2.50, मान लेते हैं 4950 की है। मान लो आज कोई व्यक्ति 1 CR का लेता है, ठीक है, और आज रेट है 2.50 डिवाइडेड 98, तो उनको कितना टोकन मिलता है? 4840816 टोकन मिलेगा। और इस टोकन को अगर वो 1 साल के लिए होल्ड करता है, क्या करता है, 1 साल के लिए होल्ड करता है। हालांकि आप चाहें तो महीने के महीने प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 4 महीने में निकाल सकते हैं, 6 महीने में। मैं रेट को लेकर बात करने वाला हूँ कि अगर रेट कम होता है तो भी आपको क्या दे सकता है। जैसा हमारी ट्रेनिंग थी लीडर्स की V5 V6 की, तो मैंने सुना कि चाइना वाले का टारगेट है, वो है 1 मिलियन एल्जिनेस स्टेक करना।
बड़ा सरप्राइज हो गया, वहां टारगेट ही जाता है 1 मिलियन, 40816। अगर 1 साल के लिए स्टेक कर दें, तो 1 साल के लिए स्टेक करते हैं तो 364101 हो रहा है, 3,64,000। ठीक है, 3,64,101 इंटू, अगर यही रेट रहा और यही डॉलर का भी रेट रहा, ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना हो सकता है? 1 CR का 8 CR प्लस। अब यहाँ छोटी सी बात है कि अगर मान लो मैं इसको $1 भी कर दूं, ठीक है, तो भी आपका अमाउंट 3.5 गुना हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो ये प्रोजेक्ट को आपको सीधा एक लाइन में समझना है, जितना ज्यादा संख्या आप होल्ड करेंगे, क्वांटिटी, और जितना समय तक के लिए होल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। टाइम प्लस क्वांटिटी, इसी का गेम है। अगर आपको जरूरत है तो जितना जरूरत है उतना निकाल के सेल करिए, और जरूरत नहीं है तो आप स्टेक रहने दो, क्योंकि INR आएगा तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपका ये बढ़ने वाला है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, और यही मैं शुरुआत में सोचा था, ये जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, ये बंद मत हो, इसके मत हो, बाकी तो सब संभाल लेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ पे स्टेक किया है, चाहे जितना भी डॉलर में लिया है, और 1 से 1.5 साल तक स्टेक मारा है, देखो सर, अगर आप 5 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई व्यक्ति 1 साल पहले लिया था और आज अगर वो निकालना चाहे, तो आज के डेट में भी उसको, आज के डेट और आज के रेट में भी उसको बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। और कई बार लगता है कि नहीं, मेरी फंड की वैल्यू कम दिख रही है, तो सर स्टेक के टाइम को आप बढ़ा दो आप। और एक चीज और कहना चाहूंगी इस कम्युनिटी को, सर, अब आप बोल के एलजीनेस की डिमांड मत करो, किसी किसी के पास नहीं कर रहा है। आप अनुबी के सारे मैकेनिज्म को, सारे कैलकुलेशन को, सारे इसके बटन्स को सीख जाओ। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अब हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको अनुबी के प्राइस से ही एलजीनेस मिलेगा, और लेना भी चाहिए, क्योंकि आप अनुबी मिस्टेक कर रहे हैं और आप प्राइस मांगते हैं पॉलीगॉन का, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ स्लीपेज चार्ज ज्यादा लग रहा है, आप सभी लोग को पता है, क्योंकि उस रेट से बराबर लाना है। और कोई नुकसान नहीं है, आज जो लेगा उसको ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस मिलेगा। एक कैलकुलेशन और बताता हूं, जब मैं लिया था और आज लेगा, उसको क्या अंतर है। मैं शुरुआत किया था 1.5 साल पहले इतने में, मेरे को रेट मिला था 24.93 का रेट लगा था डॉलर का, 896 मुझे मिला था, नोट कर लो। लेकिन जो आज लेगा, आज उसको 2.50 में, $98 के रेट में, सर 896, कितना, 896, और ये है 8,163। सोचो तो, 896, आपको 7,267 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कहने का मतलब है, आज बाय करने का टाइम है, आज लेने का टाइम है, आज बेचने का टाइम नहीं है। पैनिक होके कभी मत बेचिएगा। कितने लोग इस बात से सहमत है, थम या दिल दे सकते हैं कि आज तो सर एलजीएस बाय करने का टाइम है। और आज एलजीएस मिल नहीं रहा है, यूएसडीटी मिल नहीं रहा है, पैसे लोग लेके हैं, हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि जितने आते हैं लोग एडवांस में बोल दिए रहते हैं, तो उनको दे दिया जाता है। तो आज लीजिए, और तुरंत लीजिए, और रेट कम होने की इंतजार मत करो, क्योंकि जितना आप इंतजार करोगे ना, आपका ऑटो कंपाउंडिंग होके मिल जाता है। और साथियों, बड़ा काम करिए, डॉ बनने के लिए काम करिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए। ये मेरा नंबर है, कभी भी आपको लगता है कि बड़ा काम करना, इतिहास रचना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 7000292621, ये मेरा नंबर है। और चैट जीटीपी, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह मेरा नंबर है। और एक इतिहास रचने के लिए, इसका पिलर बनने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, सिखाने के लिए हमारे साथ आइए। मैं यही चाहूंगा कि आप V1 V2 मत बनो सर, V5 और V6 बनो आप, क्योंकि बड़ा सपने पूरे होंगे और देश सेवा कर पाओगे आप, जब आपके पास कम टाइम में ज्यादा पैसे आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? कम
builders of consensus. When the ecosystem begins to self-operate, when the protocol gains evolutionary capacity, Origin enters the third chapter, eternity. This is no longer about growth curves or user counts. It is about sustained coherence, intelligent interaction, and a living, breathing digital civilization. Real-world assets, RWA, are brought on-chain, bridging the arteries of value between the physical and digital worlds. AI and ZK technologies forge a smart, privacy-preserving society. Autonomous metaverses and sovereign identity systems give rise to civilization islands. A protocol world with infinite potential begins to bloom. From the first spark to today's privacy awakening and toward a future of self-evolving digital order, Origin is not just a financial protocol. It is a self-evolving system of on-chain civilization. We now stand in Phase 2, Awakening. This is not merely ecosystem expansion. It is a collective reawakening of sovereign awareness. Detrusting, decentralizing, de-dollarizing. These are not slogans. They are systemic necessities. Origin does more than change how we pay. It awakens a generation's imagination and commitment to digital sovereignty. From ignition to awakening to eternity, this is the trilogy we forge together. This is also the core mission of Origin: to replace authority with contracts, to rebuild order with consensus, and to carry the unfinished dream of human liberty into the age of chain-based civilization. Protocols may evolve, but civilizations endure, and the river of consensus flows ever forward. Origin, the protocol of digital civilization. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घर के जुम में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज हम सुबह के इस जबरदस्त सेशन में आपके बीच उपस्थित हैं। ओरिजिन और उसके नेटिव टोकन एलजीएनएस के बारे में जानकारी साझा करने के लिए और आज के सेशन को संबोधित करने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही डायनामिक और ज़बरदस्त साथी भाई अक्षत वर्मा जी उपस्थित हैं। अक्षत भाई के माध्यम से हम आज के सेशन को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। अक्षत भाई हमारे इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और अक्षत भाई के सेशन का बहुत से साथियों को इंतजार रहता है। बहुत ही उनकी ज़बरदस्त और बेहतरीन शैली है इस प्रोजेक्ट को समझाने की, और विशेषकर नए साथियों को उनके इस मैकेनिज्म का बहुत लाभ मिलता है। और जो वो जितनी बातें बताते हैं हमारी इस डिजिटल इंडस्ट्री फॉर्मेशन को लेकर, वो अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व और ज़बरदस्त है। तो बने रहिए आप सभी साथी अंत तक, और अक्षत भाई आपको बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। और इस बीच में रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने को होस्ट साथी हैं, यदि वो उपस्थित हैं तो प्लीज़ रेज देयर हैंड सो दैट वी कैन मेक देम को होस्ट। जो भी साथी हमारे यहाँ पर को होस्ट के रूप में रेगुलरली आते हैं तो वो जरूर अपना हैंड रेस करें। इस बीच में आमंत्रित करता हूँ, समय हो चुका है क्योंकि अक्षत भाई के सेशन में समय लगता है थोड़ा, तो मैं सभी साथियों की जोरदार ताली के बीच आमंत्रित करता हूँ आज के स्पीकर भाई अक्षत वर्मा जी को। अक्षत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन पाएं और आज के सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या सर मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर अक्षत भाई, क्लियर। ओके। आज थोड़ा सा यहाँ जहाँ पे मैं हूँ स्टेबिलिटी की इशू आ सकता है नेटवर्क का, फिर भी होपफुली हो जाएगा बढ़िया से। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। जैसा कि सर ने बताया, मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम अक्षत वर्मा है। और आज हम जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है ओरिजिन। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि बाय क्वालिफिकेशन
मैंने एमबीए किया है और कई तरह के जॉब्स और खुद के सेल्फ बिजनेसेस भी करने के बाद कोविड के दौरान मैं फाइनेंशियल मार्केट से मेरा परिचय हुआ और वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के साथ काम शुरू शुरू किया। अ, उसी सिलसिले में, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ में आप आते हैं तो किस्मत से आपको कभी कभी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो ऐसी मेरी शुरुआत एक अच्छे प्रोजेक्ट से हुई। बट बहुत सारी रियलिटीज़ का भी सामना करना पड़ा कि इंडिया के अंदर जो रेगुलेशंस हैं वो कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट जब मतलब किसी चीज़ का अच्छा पहलू होता है तो साथ ही साथ उसका दूसरा पहलू भी सामने आ जाता है। तो इस फील्ड में आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़े, तो पिछले 5-6 साल में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। बट जब ओरिजिन सामने आया और उसको मैंने काफ़ी स्टडी किया, पहले 7-8 महीने वॉच किया, और जब डिसीजन लिया तब भी 15-20 दिन उसको डीप स्टडी करके उसके कोड्स को, ऑल्दो मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, बट फिर भी आज आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास चैट जीपीटी जैसी फैसिलिटीज़ हैं। बट उसको भी स्टडी करने के लिए आपको कोड्स को काफ़ी डीपली देखना पड़ता है। सिर्फ ऐसे बेसिक सर्च करने से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट वाकई में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोग सालों से तलाश कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आप करियर प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और बिना डरे काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ओरिजिन उस तरह का प्रोजेक्ट है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने स्टडी किया, उस तरीके से अपना एक वे मैंने बनाया कि कैसे हम इस प्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं, वही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, हो सकता है आप उससे एग्री करें, हो सकता है ना करें, ज़रूरी नहीं आपको पसंद आए। तो सुपरमार्केट अप्रोच के साथ उसको सुने, जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करें, जो नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के साथ हम शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है या और भी जो हमारे स्पीकर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं, कोई भी यहाँ पे एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम के बारे में बात नहीं की जा रही है, कोई गारंटीड इनकम की बात नहीं की जाएगी। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। अगेन, लेना या नहीं लेना आपकी खुद की चॉइस रहेगी। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम क्रिप्टो असेट्स के बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो एक हाई रिस्क और वॉलेटाइल मार्केट होता है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे प्राइस को लेके या फिर क्या उतार चढ़ाव होगा, इसके बारे में किसी तरह की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे या एनुअल यील्ड जो आपको मिलेगी, जिसको एपीवाई बोलते हैं, ये वेरिएबल होगी, कोई गारंटीड नहीं होगी अगेन। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना खुद का स्टडी ज़रूर करें, रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें, और उसके बाद ही डिसीजन लें इस प्रोजेक्ट में आने या ना आने का। तो अगर आप इस डिस्क्लेमर से एग्री नहीं करते हैं तो इस कॉल को सिर्फ एजुकेशन मानकर ही सुने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इससे आप ना लें तो बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे क्यों हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को देखने आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण होता है। और यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देखने आए हैं तो डेफिनेटली हम किसी चीज़ की तलाश में हैं। वो क्या है? हो सकता है वो एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में हो, ये हो सकता है कि हम कुछ अच्छी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं इन फ्यूचर में। और सिर्फ ये भी एक बड़ा रीज़न होता है बहुत बार कि हमारे साथ एक मनी स्ट्रेस चल रहा है जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक सोर्स बन जाए जिससे हमारी जो डे टू डे स्ट्रेसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को या फिर हम एडजस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन मिल जाए। जैसे
हो सकता है कुछ ईएमआईज हो हमारे साथ, या फिर बच्चों के एजुकेशन हो, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हो सकता है हम उसके लिए आए हों। या फिर ये हो सकता है कि शुरुआत में कई सारे लोग आते हैं कि किसी फ्रेंड ने इंसिस्ट किया, किसी परिचित ने कहा कि यार एक अच्छी चीज़ है, आओ चलो देख लो, तो हो सकता है आप इसके लिए आए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप 3 रीजंस जो लोग यहाँ पे आते हैं वो क्या है। सबसे पहला जो रीज़न है यहाँ पे लोगों की शुरुआत करने का, कि लोग बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमने जब हम बड़े हो रहे थे या बचपन की बात करें, तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े सपने थे, हम बहुत कुछ करना चाहते थे। बट जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते गए, रियलिटी से सामना होता गया, बहुत सारी चीज़ें हमको टफ लगने लगी, और कहीं ना कहीं हमने एक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है, मतलब उन ड्रीम्स के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया। बट कहीं ना कहीं फिर भी मन में रहता है कि क्या काश कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी वजह से हम फिर से उन सपनों के बारे में सोच सकें और उनको पूरा कर सकें। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पिछले 2 ढाई सालों में ओरिजिन ने वाकई में लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने पूरे कर दिए। ऐसी एक इनकम उन्होंने यहाँ से बनाई है जो शायद लोग 20 साल 25 साल में भी सोचना जिनके लिए मुश्किल होता है। सेकेंड रीज़न है फ्रीडम। जब पैसा आपके पास आ जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, बट उनके पास अपने टाइम का कंट्रोल नहीं है, उनके पास अपनी लोकेशन का कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे को वो एंजॉय करने के लिए मतलब कहीं भी जा सकें, अपना समय को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ एक ऐसी फ्रीडम आपको मिलती है कि आप अपना बिजनेस सेटअप भी कर रहे हैं, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, और मतलब आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर आपके पास एक ऐसी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम है जो आपकी आगे आने वाले समय के लिए भी एक मतलब ऐसा कुछ हो, भगवान ना करे कि हम कुछ ना करने की स्थिति में हैं, बट फिर भी हमारे फाइनेंशियल स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, उसी कंफर्टेबल लाइफ हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो ये कहलाती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये 3 मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और ये तीनों चीज़ें बहुत सारे लोग हासिल भी कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमको काम करना है और ड्रीम पूरे करना है, तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट ही क्यों, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट क्रिप्टो ही क्यों। तो दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, तो पिछले 15-20 सालों में जिस इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा रिटर्न दिया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री ही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 2010 के पहले, है ना, हम मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी के हाथ जेब में 10,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा मनी या कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट तो होता ही, कि अगर किसी ने कहा होता कि एक बार आप 1,000 रुपए का इन्वेस्ट कर दो और अगले 15 साल में आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे, तो पहली बात तो मैक्सिमम लोग उस पर बिलीव नहीं करते। बट अगर कोई व्यक्ति बिलीव कर लेता ये सोच के कि चलो ठीक है यार, 1,000 की बात है, दे देते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसे तो बहुत पैसे डूब जाते हैं इधर उधर। तो 1,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए होते, तो डेफिनेटली आप 2025 में जाके अगर उसको कैश आउट करते, तो शायद आप 100 करोड़ तक बना सकते थे। इतना बड़ा रिटर्न इस इंडस्ट्री ने दिया है। दूसरी बात है एडॉप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। शुरुआत में इसको पॉन्जी स्कीम समझा गया। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि बिटकॉइन एक स्कैम है, बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है, और डिजिटल धोखा है। ऐसी बहुत सारी बातें शुरुआत में कही गई। बट एक वो दौर था और एक ये दौर है कि वही लोग और बड़े बड़े रिचेस्ट लोग, कॉरपोरेट्स, कंट्रीज, है ना, देश अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन को रखे हुए हैं या अदर करेंसीज को होल्ड कर रहे हैं। कैसे? जैसे गोल्ड को होल्ड किया जाता है उस तरीके से। तो कौन सी कंट्रीज हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट यूएसए अगर कर रहा है तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो यूएसए हो गया, टेस्ला जैसी कंपनी हो गई, माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनी हो गई, इलॉन मस्क जैसे लोग हो गए। ये लोग आज क्रिप्टो को मान्यता देते हैं और उसको बड़ी मात्रा में होल्ड भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उसका भविष्य दिखाई देता कहीं ना कहीं। अब बात आती है हमारी इंडिया की। जब हम इंडिया में काम कर रहे हैं या मतलब यहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट भी होते हैं,
तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंडिया में लीगल है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। तो दोस्तों, इलीगल या लीगल होना या फिर उसके लिए रेगुलेशन होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो आज जस्ट अ सेकेंड में, एक स्क्रीन पे कोई लिख रहा है, मैं नोटेशन ऑफ कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमारे यहाँ एक डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल असेट्स की तरह मानी जाएगी। जैसे संपत्ति होती है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस तरीके से माना जाएगा। और उस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा, जो आपकी अर्निंग्स हैं या जो प्रॉफिट आपने बनाया है। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई भी चीज़ जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो क्या वो लीगल हो सकता है कि या इलीगल हो सकता है ना। जैसे अ, अगर हम मान लेते हैं ड्रग्स है ना, ड्रग्स इलीगल है, क्या गवर्नमेंट आपको लगता है कभी भी उस चीज़ पे टैक्स लगा सकती है ना? तो डेफिनेटली नहीं लगा सकती। यानी कि अगर किसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है, तो आप उस पे अगर काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं है, आप लीगल काम कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्रिप्टो दुनिया में क्यों आया। और कोई भी चीज़ जब दुनिया में आती है तो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है ना। जो भी आविष्कार हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हुए हैं। तो ऐसे ही 2009 में बिटकॉइन आया दुनिया में। क्यों आया? क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश हुआ था पूरे वर्ल्ड में। उसकी बड़ी वजह थी एक बहुत बड़ा बैंक जो बैंकरप्ट हुआ। और वहाँ पे लोगों को ये समझ में आया कि ये बैंक इसलिए बैंकरप्ट हुआ क्योंकि उसने लोगों के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, या उनका विजन सही नहीं था, जिस भी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ। बट अल्टीमेटली नुकसान उसमें पब्लिक का हुआ, लोगों का पैसा डूबा। और उससे, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैंक था, उससे जुड़े हुए बहुत सारे बैंक डूबे, और धीरे 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 पूरी दुनिया में ये आर्थिक मंदी का रूप लेता चला गया। तो वहां पे लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई करेंसी हो सकती है जो पब्लिक के ही कंट्रोल में हो, हर आदमी उसका खुद का ओनर हो, और किसी और वजह से उसकी परमिशन के बिना उसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। तो एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जिसको बनाया गया। और ऐसी एक टेक्नोलॉजी यूज की गई जो किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना किया जा सके, जो सेफ हो, सिक्योर्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एन्क्रिप्शन के साथ बिटकॉइन 2009 में शुरुआत हुई बिटकॉइन की। राइट। तो ये किस तरह से, ये किस वजह से बना, मतलब उसका क्या यूज केस रहा? तो इसको एक वैल्यू स्टोर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। डिजिटल कैश की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इजी मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्रॉस बॉर्डर या आप किसी भी समय कहीं भी आप अपनी करेंसी भेज सकते हैं। आप चाहें तो, अगर कोई भी स्थिति हो, आप अपने करंट, मतलब आपके जो भी फाइनेंशियल्स हैं, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं सेफ और सिक्योर तरीके से। बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रही कि उस पे अगर पब्लिकली लोग चाहें कि हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स लाएं या हम और करेंसीज बनाना चाहें ब्लॉकचेन के ऊपर, तो बिटकॉइन उसकी परमिशन नहीं देता था। तो इसी सिलसिले में रिसर्च के बाद एक नई करेंसी का उदय हुआ जिसका नाम है इथेरियम 2015 में। और इथेरियम आने से दुनिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलने लगी, क्योंकि इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की परमिशन दिए। डी एप्स बनाने का, डी एप्स का मतलब है कि एक ऐसी आप समझ सकते हैं कि सिविलाइजेशन बनाने का मौका दिया कि आप अपना एक खुद का देश डिजाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने नियम कायदे कानून बनाते हैं और ऐसे रूल्स बनाते हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से अप्लाई होते हैं, अपने आप चलते जाते हैं एक सॉफ्टवेयर की तरह। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने आप काम कर रहा है। राइट। जहाँ पे आप अपनी नई करेंसी डेवलप कर सकते हैं, आप अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके से इथेरियम पे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए। और 2024 में एक और क्रांति आई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ओरिजिन। और ओरिजिन ने शुरुआत की एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के एक इकोसिस्टम की, एक सिविलाइजेशन की, जहाँ पे अब एक डिजिटल दुनिया का एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, प्रोटोकॉल्स के थ्रू सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पे पब्लिक ही हर चीज़ का डिसीजन लेगी। और एक एनोनिमस पेमेंट सिस्टम होगा कि यानी कि हर व्यक्ति अपने पेमेंट्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रख पाएगा, जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, जिसको कोई मतलब आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे पाएगा। इस तरीके का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो 3 फेजेस में, जो हम वीडियो में भी देख रहे थे कि ओरिजिन के बाद अवेकनिंग, अवेकनिंग के बाद इटर्निटी, ये 3 फेज में ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। और अभी हम अवेकनिंग फेज में हैं और बहुत जल्दी इटर्निटी में होंगे। जब इटर्निटी पे ये फेज आ जाएगा तो ये एक 100% ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसको किसी भी तरह के जो डिसीजंस होंगे, जैसे डेमोक्रेसी होती है जिसमें पब्लिक डिसीजंस होते हैं, तो उस तरीके से ये काम करने लग जाएगा। तो हम आइए हम बात करते हैं ओरिजिन की, एक ट्रू डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग फंडामेंटल प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम और ओरिजिन में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि कंट्रोल किसका होगा आपके फाइनेंसेस पे, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर आपने पैसा बैंक में रखा है तो डेफिनेटली बैंक और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? डाओ कम्युनिटी कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम में केवाईसी करना ज़रूरी होता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम में वॉलेट बेस्ड सिस्टम होता है, बिना केवाईसी के प्रोटोकॉल बेस्ड सारी चीज़ें होती है। फंड की कस्टडी बैंक के पास होती है, यहाँ पे आपका यूजर का खुद का कंट्रोल होता है। ट्रांजैक्शंस के अप्रूवल्स लिमिटेड हो सकते हैं, यहाँ पे परमिशन लेस है, कोई अप्रूवल के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता है। जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया उस तरीके से ऑटोमेटिकली पेमेंट्स हो जाते हैं। वर्किंग आवर्स बैंक में लिमिटेड है, यहाँ पे 24/7 कभी भी आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और रिटर्न और यील्ड की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में लिमिटेड और कम यील्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओरिजिन में प्रोटोकॉल बेस्ड आपको यील्ड्स मिलते हैं, वेरिएबल होते हैं, मार्केट पे निर्भर करते हैं, बट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप यहाँ पे रिटर्न ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है बैंकिंग सिस्टम में, मतलब आपका पैसा बैंक में पड़ा है, वो कहाँ है, किस यूज़ में आ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आप कभी भी देख नहीं सकते। ब्लॉकचेन पे अगर आपका, मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने एक 100 रुपये का, 500 रुपये का नोट दिया है बैंक में, क्या वही नोट आपके पास रहेगा हमेशा? है ना? वो नोट कहाँ जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, आपको कभी नहीं दिखता। ब्लॉकचेन पे जो करेंसी आपकी है वो आप ही की है, वो कहाँ जा रही है, किसके पास ट्रांसफर हुई, है ना, ये सब चीज़ें, ये सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे पब्लिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें, एफडी वगैरह में लॉक इन सिस्टम होता है। यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल स्टेक कर सकते हैं और एनी टाइम अनस्टेक भी कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस के कोई क्राइटेरिया नहीं होते यहाँ पे, राइट। ट्रांजेक्शन यहाँ बहुत फास्ट होते हैं। ग्लोबल एक्सेस हम बात करें तो पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जनरली बैंकिंग सिस्टम में देश और बैंक पे ये सारी चीज़ें निर्भर करती है, उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अब सर्विसेज जैसे सेविंग, लोन, एफडी, इस तरह की चीज़ें होती है, यहाँ पे भी आपको स्टेकिंग का सिस्टम मिलता है, बॉन्ड्स का सिस्टम मिलता है, लैंडिंग का सिस्टम मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे कई तरह की सर्विसेज दिखाई देंगी। फाइनली डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे बैंक, ट्रेडिशनल सिस्टम में बैंक और मैनेजमेंट करता है। अगर हम ओरिजिन सिस्टम की बात करें तो यहाँ डाओ ऑपरेटेड सिस्टम है, यानी कि पब्लिक ही या जिनके पास गवर्नेंस टोकन्स हैं, यानी हम और आप, हम सब मिलके डिसीजंस लेते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसको ऑपरेट करती है डाओ कम्युनिटी। टोकन का नाम, ये टिकर नेम जिसको कहते हैं LGNS है। जिस तरह से बिटकॉइन को BTC कहा जाता है, यहाँ पे इसको LGNS कहा जाता है। ब्लॉकचेन की बात करें तो अभी ये 2 ब्लॉकचेन पे है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ब्लॉकचेन्स आप देख पाएं, बट शुरुआत इसकी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से हुई थी। अब इनका जो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन जिसका नाम है अनुबी, उसके ऊपर ये आ चुका है। तो अब ये ड्यूअल चेन ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। पेयर की हम बात करें तो डाई के साथ हमारा पेयर है। पेयर का मतलब क्या है? जब आप किसी भी करेंसी को बेचेंगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, या खरीदेंगे तो किस करेंसी से खरीदेंगे, तो वो करेंसी है डाई। डाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड डॉलर।
यानी कि जिसकी वैल्यू हमेशा $1 के बराबर होती है। तो इस तरह का डाई के साथ हमारा पेयरिंग है। वेब 3 नेटवर्क यानी कि सबसे एडवांस सिस्टम, जो भी जिसको अगेन डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, तो वेब 3 के ऊपर हमारे सारे एप्लीकेशंस रन होती हैं। ये कहाँ पे लिस्टेड है? तो डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल्स, कॉइन मार्केट कैप, गेको टर्मिनल, आवे डॉट ए आई, इन सभी पे आप इसको देख सकते हैं और वहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं उसके माध्यम से। फाइनली अगर उसके माध्यम से आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड कहाँ से होता है, यानी कि कौन बेचता है कौन खरीदता है, तो यहाँ पे स्वैप के माध्यम से यहाँ पे आप बेचना खरीदना कर सकते हैं। क्विक स्वैप, रॉकेट स्वैप एक ऐसा पूल होता है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है और वहाँ से आप डॉलर डालते हैं तो आपको एलजीएनएस मिल जाता है, एलजीएनएस डालते हैं तो आपको डॉलर मिल जाता है, अगर कोई खरीदार या बेचने वाला नहीं है तब भी। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हमारी टोकन पॉकेट, सेफपाल वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट वॉलेट और सभी डेक्स वॉलेट जिसमें बाइनेंस का वॉलेट भी शामिल है, आप वहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इनका क्या कोई ऑडिट हुआ है, क्या किसी की संस्था है, कोई थर्ड पार्टी जिसने इसको मतलब इसके कोड्स को, इसके प्रोटोकॉल्स को स्टडी किया है, तो डेफिनेटली दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी सर्टिक ने इसको ऑडिट किया हुआ है। और लगातार ऑडिट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ऑडिट कर दिया और हो गया। धीरे पीरियोडिकली बार बार जब जब जैसे हमारा फर्स्ट फेज था उसका ऑडिट हुआ 2 बार, फिर अभी जो हमारा सेकेंड फेज है उसका भी ऑडिट हो गया, अभी अनुबीस ब्लॉकचेन है उसका भी ऑडिट है। तो धीरे धीरे करके हर चीज़ को समय समय पे ऑडिट किया जाता है। ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हमारे टोकन स्टेक होते हैं, वो आर्मर्स के द्वारा उस ट्रेजरी को स्टडी किया गया है और उसको ऑडिट किया गया है, राइट। अब स्टेकिंग प्रोग्राम की हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो ऑडिट सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको अवेलेबल हैं, आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। स्टेकिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम स्पेशली जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन एक बहुत बड़ा सिस्टम है और हम उसके स्टेकिंग प्रोग्राम की हम स्पेशली बात करने वाले हैं। तो अगर स्टेकिंग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे एलजीएनएस आप स्टेक करते हैं और आपको बदले में एलजीएनएस ही मिलता है। ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है, इसमें कोई परसेंटेज की बात नहीं है कि आपने मतलब 1 लाख रुपए दिए तो आपको 2 लाख मिल जाएंगे। जो भी होगा वो एलजीएनएस टू एलजीएनएस ही होने वाला है। तो ओरिजिन बेसिकली है क्या? ओरिजिन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कॉइन है जो एलजीएनएस है। जैसे आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेट से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने उसको डाइवर्सिफाई किया अलग अलग तरीके से। आपने कुछ परसेंट एफडी में रखा, कुछ परसेंट आपने गोल्ड के बॉन्ड्स ले लिए, कुछ परसेंट आपने स्टॉक्स में लगाया और कुछ परसेंट आपने सोचा कि इसको हम ऐसे मार्केट में लगाते हैं जो हाई रिस्क हाई रिटर्न हो। और वहां पे आपने क्रिप्टो को चुना और आपने कुछ बीटीसी ले लिए, कुछ आपने इथेरियम में पैसा लगाया, कुछ आपने सोलाना में लगाया और आपने उसी तरीके से ओरिजिन में भी या एलजीएनएस को खरीदने में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया। तो जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे इस टोकन को भी चूज करते हैं और अपने वॉलेट में रख लेते हैं। तो ये जो टोकन है ये जो प्रोजेक्ट है ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे या जो भी चीज़ें आगे इस सिस्टम में होने वाली हैं वो उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बना के रख दिया गया है। धीरे धीरे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाता है। तो अभी अगर हम बात करें ओरिजिन की तो लगभग 30-40 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही एक्टिव हैं अभी। बहुत मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल 4 साल और लग सकते हैं पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होने में। तो ये एक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और उसका बिल्डअप चल रहा है, धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन बनती चली जा रही है। तो हम उसके बीच में खड़े हैं। आज हम अगर इस प्रोजेक्ट में एंटर हो रहे हैं तो अभी ये प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट ही कह सकते हैं आप इसको, पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कोई टोकन प्री माइंड नहीं किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि टोकन्स को पहले से बना के रख लिया जाता है। मान लीजिए मार्केट में 1 लाख टोकन अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, पब्लिक उसी में ट्रेड कर रही है और उसकी एक सर्टन वैल्यू है। और बाद में पता चलता है कि 1 लाख टोकन कंपनी के जो मालिक हैं, ये टोकन जिन्होंने बनाया था डेवलपर्स हैं, उनके पास पड़े हुए थे हिडन।
और उन्होंने या फिर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे उन लोगों में आपस में, और उन्होंने सडनली उसको मार्केट में डाल के मार्केट को डंप कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती आई हैं। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के प्री माइंड टोकन्स नहीं है। यहाँ पे अगर प्री माइंड टोकन नहीं है तो डेफिनेटली कोई टोकेनॉमिक्स नहीं बनाया गया है कि एलोकेशंस कर दिया हो अलग अलग तरीकों से। तीसरा, यहाँ पे एक चीज़ और देखने मिलेगी कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में, जैसे बाइनेंस हो गया और भी एक्सचेंजेस हैं, उसमें आपको फिलहाल ये टोकन नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है। अगर कोई मालिक नहीं है तो उस पर सीधी बात है, उसको लिस्ट कौन करेगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे? तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अभी भी नहीं दिखता, शायद आपको ना दिखे। फ्यूचर में अगर कोई एक्सचेंज खुद ही लिस्ट करे तो एक बात अलग हो जाती है। तो आपको कहाँ दिखेगा? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जैसे क्विक स्वैप, रॉकेट स्वैप पे ही आपको ये दिखने वाला है। अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी लेयर जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे ए कॉइन इनका मिंट हो रहा है, जो कि हमेशा एक, मतलब जिस तरह हमने डाई की बात की यानी स्टेबल कॉइन की, तो जिसकी वैल्यू हमेशा डॉलर के बराबर होगी, तो वो कॉइन प्राइवेसी सिस्टम के साथ माइन होते चले जा रहे हैं। पेमेंट लेयर की बात करें तो ए पे सिस्टम है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं डायरेक्टली क्रिप्टो के माध्यम से। प्राइवेसी लेयर जो अनुबीस ब्लॉकचेन है, अगेन प्राइवेसी प्रोटोकॉल के साथ काम कर रही है। राउटिंग लेयर का मतलब ये हुआ कि क्या आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में फंड्स को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हमारे पास गेल ब्रिज है जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। और गवर्नेंस, अगेन डाओ सिस्टम, या जिसको साइनर भी कहा जाता है, यानी मल्टीपल लोग मल्टी सिग्नेचर्स अप्रूवल करते हैं उसके बाद ही कोई डिसीजन होता है, दैट इज कॉल्ड डाओ या साइनर। तो ये हमारा पूरा इकोसिस्टम है। कुछ बुलेट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक शामिल हुए, वहाँ पे एक बड़ी समस्या थी कि ज्वाइनिंग पैकेज होता था। अगर एक व्यक्ति है आज, वो कैपेबल है, मतलब माइंड से साउंड है, वो एम्बिशियस है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, बट उसके पास जेब में पैसे नहीं है अभी फिलहाल, तो वो प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए हिचकिचाता था, क्योंकि ज्वाइनिंग पैकेज ही $100, $500, $1000 ऐसे रखे जाते थे। आज यहाँ पे ओरिजिन ने क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप, आपके पास $1 भी है तो आप इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं, राइट? $100 से आप एंट्री कर सकते हैं। इतना बढ़िया एक सिस्टम है। तो जब ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है है ना, तो यहाँ पे जब आप पैसे डालते हैं, मतलब आपने टोकन्स खरीदे, तो वो टोकन कहाँ रहेंगे? वो टोकन आप ही के पास रहने वाले हैं। और अब किसी भी तरह का आपके फंड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो आपके टोकन्स हैं वो आप ही की कस्टडी में हैं। पुराने सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आज भी हो रहा है कि आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें से 500 600 डॉलर उसी दिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग लोगों में। अब जो फंड है वो आपका तो 50% ही पहुंचा उनके पास, और 50% को वो जब कहते हैं कि हम उसको 2x 3x करके देंगे, तो आप सोचिए कि अगर 3x वो दे रहे हैं तो मतलब उनको 6x करके देना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता था प्रोजेक्ट्स के साथ में। इसीलिए आप देखेंगे कि शायद ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिले जो कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा हो और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट सस्टेन हो गया हो। कहीं ना कहीं बड़े चैलेंजेस का सामना उन प्रोजेक्ट्स ने किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसी वजह से ओरिजिन आज बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म रिटर्न, यानी कि आप कितना भी छोटा या बड़ा स्टेकिंग करते हैं, आपको रिटर्न एक जैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाएगा कि आप अगर $1 लाख लगा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा हम चीज़ें दे देंगे, कम लगाएंगे तो कम दे देंगे। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि कोई डिपॉजिट सिस्टम नहीं है, इसीलिए कोई विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं है, आप ही के हाथ में कंट्रोल है, आप चाहें तो जब आप निकाल सकते हैं। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड्स, कभी भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, डेफिनेटली हमारे पास बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो आप उसमें चाहें तो आप उन ऑप्शंस में जा सकते हैं। बट अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं तो आप बिना लॉकिंग के भी यहाँ पे वही बहुत बढ़िया रिटर्न, मतलब रिटर्न सबको एक जैसे ही मिल रहे हैं। चॉइस आपकी, आपको किस तरह के प्रोडक्ट में जाना है। अब कोई मिनिमम और मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट नहीं है। आपके पास 1000 टोकन पड़े हैं, आपको लगता है मुझे अभी 1000 निकालना है, आप तुरंत अनस्टेक करके बाहर हो सकते हैं। जीरो डे स्टेकिंग, कोई लंबा समय नहीं है, स्टेकिंग आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है। कोई रिन्यूअल नहीं है, पैकेज नहीं है तो रिन्यूअल भी नहीं होगा।
कोई कैपिंग नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको एज ए प्रमोशन भी करना शुरू करते हैं, पहली चीज, ना विड्रॉल में कैपिंग है ना डिपॉजिट में कैपिंग है। दूसरा, आप अगर इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो भी आपकी इनकम पे कोई कैपिंग नहीं होती। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, उस पर आगे बढ़ रहा है। अब रेवेन्यूज किस तरह से मिल सकते हैं, क्या क्या हमारी प्रॉफिट के तरीके हैं, इनकम के तरीके हैं। तो पहला है स्टेकिंग और नॉन वर्किंग इनकम, जो फ्लेक्सी और लॉन्ग टर्म तरीके से आपको मिलती है। यहाँ पे दो तरह की स्टेकिंग है। तो फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो अप टू 0.2%, है ना, 0.2% हर 8 घंटे में। अभी थोड़ा सा इसमें चेंज है। अगर हम बात करें तो आपको 0.15 4 बार मिलता है दिन में, राइट। तो लगभग लगभग 0.6% के आसपास पर डे आपको यहाँ पे एपीवाई मिलता है। ये फ्लेक्सिबल है, ये डायनेमिक है, कभी ये बढ़ जाता है कभी घट जाता है। टेक्निकल सेशंस में आपको इसके बारे में बताया जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो अप टू 0.3% या किसी किसी प्रोडक्ट में 1% पर डे तक भी आप ये यील्ड ले सकते हैं, राइट। अब क्यों ये वर्ल्ड का बेस्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड मॉडल है, या अभी लोग इतना क्यों उसको पसंद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, एक कंपैरिजन देखते हैं। अदर कॉइन्स से हम इसको कंपेयर करेंगे कि अगर आपने दूसरे कॉइन्स लिए, जैसे बिटकॉइन लिया या इथेरियम लिया, सोलाना लिया, और आपने 10 कॉइन ले लिए, ठीक है। लेट से आपने सोलाना के 10 कॉइन खरीद लिया। 6 महीने बाद आपको लगता है मुझे कॉइन्स बेचना है, तो कितने कॉइन बेच सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा? 10 ही कॉइन बेच सकते हैं। एक साल बाद बेचेंगे तो कितने कॉइन बेचेंगे? 10 ही बेचेंगे। 10 साल बाद बेचेंगे तो भी कितने बेचेंगे? 10 कॉइन बेचेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी एक ही रहेगी, बट प्राइस मैटर करेगा। मतलब आप हमेशा तभी बेच पाएंगे जब प्राइस अच्छा मिले। कम प्राइस पे आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, या फिर आपको लॉस में बाहर आना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने एलजीएनएस खरीदा और आपने 100 टोकन होल्ड किए, ठीक है। तो अब कैसे प्राइस मैटर नहीं करती, बहुत सारे लोग कभी कभी प्राइस ऊपर नीचे होने में पैनिक होते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिए। प्राइस क्यों मैटर नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी अभी एपीवाई है उसके हिसाब से, अगर आप 4 महीने इन टोकन्स को होल्ड करते हैं तो वो कॉइन 2x हो जाते हैं आपके। अगर 6 महीने आप होल्ड करते हैं तो आपके जो टोकन या कॉइन, टोकन और कॉइन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, टेक्निकल छोटा सा फर्क है, तो कंफ्यूज ना हो। तो 6 महीने अगर आपने होल्ड किया तो आपके टोकन या कॉइन्स 5 to 6x हो जाते हैं। अगर यही आपने एक साल होल्ड किया तो 9 to 10 टाइम्स आपके कॉइन्स हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब आपके कॉइन्स लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या प्राइस मैटर करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग ही प्राइस है। समझ लेते हो, तो आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और लेट से आपको 100 कॉइन मिले, ठीक है। जितने भी आपके कॉइन्स बढ़ जाएंगे उतने कॉइन्स बेच देंगे। तो हम मान लेते हैं कि 0.6 के हिसाब से आपके महीने भर में 20% के आसपास आपको कॉइन्स बढ़ जाते हैं। अब 100 कॉइन्स के ऊपर आपके महीने के एंड में हो गए 120 कॉइन। आपने